बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से तहकीकात सामने आई हैं और इन्हें बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया जाएगा। इस सारे मैटर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो धांधली का एक केस था 8 फरवरी की, उस हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है कि इसे काफ़ी वक्त के लिए डिले किया गया है। इसके पीछे पीटीआई का क्या रोल है, क्या फंडामेंटल रोल ये लोग खुद प्ले कर रहे हैं, उसे डिस्कस करेंगे। उमर अयूब साहब ने शहबाज शरीफ पर एलिगेशन लगाया। डीचुक सानिया का सारा मलबा उनके मुंह पर डाला गया है। तो इस सारे मैटर के पीछे जो तहकीकात है, केपी के हुकूमत का क्या रोल है, क्या उस जो बेंच था, वो जो स्टेज था, उसके ऊपर उमर अयूब साहब नहीं थे, उमर अयूब साहब थे। आपका कितना रोल है और आप किस तरह किसी को एलिगेशन कर सकते हैं, इस सारे मैटर को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ टेलीफोनिक राब्ते होना शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर ये अब दोबारा एक गठजोड़, वो मौलाना के घर जाना आना, ये वाला सिलसिला स्टार्ट करना चाहते हैं और ये आवाम को फिर पागल बनाना चाहते हैं। इस सारे मैटर को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, 8 फरवरी का जो इलेक्शन चोरी किया गया था, एक बहुत बड़ी रेशो में, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से इलेक्शन चोरी हुआ करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट डिबेट में आ गया था कि एक इलेक्शन का बिल्कुल रुख ही बदल देना, हवा ही बदल देनी, ये एक ऐसा इलेक्शन था। अच्छा, अब ये इलेक्शन का जो केस चल रहा था काजी फायज ईसा साहब के पास, उसके पास इलेक्शन कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में ये चलता रहा। इलेक्शन कमीशन में जब चलता रहा तो उन्होंने भी इसके ऊपर कभी किसी को डी सीट किया, कभी किसी को लाया। ये वाला खेल अवाम के साथ खेला गया कि पीटीआई को भी एक लॉलीपॉप दिया गया, जिससे लेकर वो बड़ा खुश होते रहे, हैप्पी होते रहे। और इसके साथ साथ अब ये मामला आ गया ये याहिया अफरीदी साहब के पास। अब याहिया अफरीदी साहब ने डिसाइड करना था, चीफ जस्टिस साहब ने, और पीटीआई में एक नई रूह आ गई कि अब तो फैसले सारे हमारे हक में होने लगे हैं और हमारा खान 9 या ये 14 दिसंबर तक बाहर आने लगा है। हमारा खान ना आ सका, अभी तक ना आ सका। जिस खान ने 14 नवंबर की डेडलाइन थी, फिर 27 नवंबर की डेडलाइन थी, खान साहब बाहर आ रहे हैं, खान साहब बाहर आ रहे हैं पीटीआई की जानब से, लेकिन वो अभी तक बाहर ना आ सका। लेकिन अब एक नई नज़र जमा दी गई सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस याहिया पर। अब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाना था। चीफ जस्टिस साहब ने इसे कर दिया है कि मौसम जो सरमा चल रहा है, इसकी छुट्टियों के बाद वो इस केस को दोबारा लेंगे, तब तक ये समात मुलतवी। अच्छा, ये जो एक हफ्ता जो बहुत अहम कंसीडर किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कि इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। हमें हमारा इलेक्शन वापस मिल जाएगा, आईनी अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, ये तमाम तर केसेस थे, जो आईनी तरमीम हुई उसे वापस लिया जाएगा, ये तमाम तर बोझ चीफ जस्टिस याहिया के ऊपर डालने लगे थे, याहिया अफरीदी साहब के, लेकिन ये सारा बोझ ना डाल सका और पीटीआई को वो वाला लॉलीपॉप फिर दे दिया गया जो हमेशा से दिया जाता। ये हफ्ता बहुत अहम कंसीडर होने लगा था और जाकर तहरीक इंसाफ के हक में बैठने लगा था। अच्छा, अब इसके बिहाइंड द सीन रीजंस क्या हैं? बिहाइंड द सीन्स रीजंस थी इनके वुकला ने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अनाउंस किया कि अब हम तहरीक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन कोई ऐसी तहरीक स्टार्ट ना कर सके। ये वुकला जिन्होंने कहा था कि आइन की बालादस्ती के लिए हम तहरीक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन कुछ भी ना कर सके। ना आइन की बालादस्ती हो सकी, ना इस मुल्क में इंसाफ आ सका, अदल आ सका, ना ही अदालतों में इंसाफ किसी को मिल सका। तो वो वुकला की एक जो डिबेट थी, एक जो ललकारा था, जो वो ये खड़े होकर मारते थे, वो सारा जीरो हो गया। अब जीरो से हीरो बनने के लिए इनको तो ये कहानी चलानी चाहिए थी। और वो लास्ट टाइम एक थे इनके वुकला, में जो नाम नहीं याद आ रहा, उसने कहा था कि इस दफा छड़ांगे नहीं। वो एक डायलॉग भी इन्होंने बड़ा हंसी और मजाक खेज इस मुल्क की जमहूरियत का तमाशा बनाया था। तो वो इस तरह ये वुकला इस सारे सुनैरियो को ले रहे थे, जबकि तहरीक इंसाफ ने कहा हमें तो इलेक्शन मिल रहा है, हमारी तो झोली में पड़ रहा है। तो वो ऐसा कुछ ना हो सका। इसके पीछे सबसे जो वाइटल रोल है तहरीक इंसाफ की पार्टी का भी है, पार्टी के साथ वुकला का भी है। वुकला एक भारी अमाउंट ले रहे हैं इन तमाम तर केसेस को लड़ने के लिए, और वो कैसे चाहेंगे कि वो ये सारा मलबा, मतलब कि ये सारा सिनेरियो खत्म हो जाए, इमरान खान साहब बाहर आ जाए। एक अच्छी खासी अमाउंट आ रही है, ऊपर से प्रेशर भी है, आपको पता है इनके ऊपर। तो जन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसे फिर डिले कर दिया। इसके साथ आ जाते हैं उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ के हाथों पर मॉडल टाउन का खून और 26 नवंबर का खून है। जनाब थोड़े हथा तक ये फिर आपके हाथों पर क्या है? आपकी हुकूमत तो केपीके में है, केपीके में आपकी क्यों नहीं चलती? आप एक एसी को चेंज नहीं कर सकते? ये आपकी औकात है, अली अमीन गंडापुर की ये औकात है। जब आप यहाँ आए, यहाँ पर आपने हंड्रेड ऑफ टाइम अनाउंस किया कि हम कफन लेकर आ रहे हो, कहाँ थे आपके कफन? आप तो फिर घर चले गए, घर वालों ने तो जनाजे पढ़ने थे।
3 दिन गायब हो गए थे आप लोग, तो जनाजा पढ़ देते, कहाँ क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपके घरों में भी राब्ते थे, आप लोग घरों में जाते रहे। दैट्स व्हाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हाथों पर खून है? भाईजान खून आपके भी हाथों पर है, क्योंकि आप इस सारे सिनेरियो में मुलव्वस थे। जितने भी लोग वहाँ पर कत्ल हुए हैं, आपने इन सारों का कत्ल करवाया है। आप एक पूरी प्लांटेड गेम के साथ आगे बढ़ रहे थे, प्लांटेड गेम को आगे लेकर आ रहे थे और आकर आप यहाँ पर आपने गोलियां चलवाई अवाम के ऊपर। तो ये था एक अलग सा सिनेरियो जो कि आप अब मलबा डाल रहे हो उनके ऊपर। मलबा तो सारा आपके ऊपर है। आप खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, क्यों नहीं आकर टॉक हो रही? बुशरा बीबी को के बारे में मेरी प्रिडिक्शंस थी कि बुशरा बीबी एक नई आसिफ अली जरदारी का रोल पैदा करेंगी, एक न्यू रोल होगा। बेनज़ीर भुट्टो जैसे थी, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी आ गया, मैं ये कह रहा था। और इसके बाद अब तहकीकात के अंदर जनरल फैज के भी ट्रायल्स आ रहे हैं। अच्छा, दैट्स वाई ये क्यों आ रहे हैं? आईनी अदालतें बन चुकी हैं, आईनी तरमीम जो हुई थी वो रिटर्न नहीं हुई। तो ये अब सिनेरियो अवाम भी डर चुकी है डी चौक आने से। आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, आपकी पार्टी में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि आप डी चौक दोबारा आ सकें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारा मलबा हम उसके ऊपर डालेंगे? जनाब, आईनी अदालतें भी बनी हुई हैं, जनरल फैज के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी डी चौक अब नहीं आएंगे, आपकी पार्टी पर कोई एतराज़ भी कोई लीड भी नहीं करेगा। उसके साथ साथ बुशरा बीबी भी अब बयानात देने से हट चुकी हैं। तो ये सारा सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? आर्टिकल 6 की तरफ जा रहा है, इमरान खान की तरफ जा रहा है। तो ये था एक सिनेरियो। इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने एक वकील किया है, अली इशफाक साहब। ये बड़े काबिल वकील हैं, इनको इन्होंने हायर किया है अपने लिए, जो कि इमरान रियाज खान साहब के वकील थे, और भी बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ियों के ये वकला रह चुके हैं। तो अब ये लोग इस जानब ये सिनेरियो को लेकर जा रहे हैं कि अली इशफाक साहब इनके केसेस को डिफेंड करेंगे कोर्ट में। तो ये एक सिनेरियो अलग सा बन गया था। और इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं, एक नया टेलीफोनिक राब्ता स्टार्ट हुआ है जनाब मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान। अच्छा, अब इसके पीछे खेल क्या है? क्या ये इन्हें रेजिस्ट करेंगे कि आप पीपल पार्टी के साथ ना मिले? पीपल पार्टी की अब हुकूमत आने वाली है ना, वो 2 साल 3 साल का एक सिनेरियो था, अब ये दोबारा मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई है, एक दूसरे को राजी करना, आवाम का सिनेरियो इस तरफ लाना। तो ये एक डिफरेंट डिबेट बना रहे हैं और अगेन ये सारा सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरे के दरवाजे पर आने जाने का। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ जितना भी पाँव पकड़ ले, लेकिन वो मानते तो इनकी एक भी नहीं। तो ये एक बड़ा मौजू है कि क्या अब मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ जाकर हुकूमत बनाएंगे, या वो लोग, या असद कैसर इसलिए जा रहे हैं बिहाइंड द सीन कि आप हमें इक़्तिदार दे दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आप असम्बली में इक़्तिदार दें और हम आकर लीड करें। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो नाज़रीन, ये सारा सिलसिला आप लोगों के सामने है, मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।